बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे तो किशनगंज में सबसे ज्यादा कैंसर बीमारी पाया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान बुर्बक है, झूठ बोल रहा है वो? ये दर्शाता है कि आप कमजोर एमएलए हैं। बगैर एमआईएम का सरकार नहीं बनेगा। और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस दिन हाउस से आउट रहता है। मैं कांग्रेस से आहत हो गया। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में कई तरह की हलचल है और इन तमाम हलचलों को लेकर आज हम आए हैं पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब और वर्तमान में एआईएमआईएम के टिकट की तरफ से बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम कई सवालों के साथ उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2025 का चुनाव उनके लिए, बहादुरगंज के लोगों के लिए क्यों इतना खास है, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए बहादुरगंज के लोगों के विकास के लिए, उन्नति के लिए कई ऐसे योगदान दिए हैं। लेकिन अब अपने पार्टी को बदलने के बाद नई पार्टी में नए सिरे से किस तरह वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा सर कि जैसे मास्टर मुजाहिद साहब ने एक वजह बताई वक्फ संशोधन बिल को लेकर और उन्होंने पार्टी बदल दी है, तो आप बता सकते हैं सर कि इतने सालों से कांग्रेस में रहने के बाद अब आखिरकार जो है आपने एआईएम की तरफ से जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैं कांग्रेस से आहत हो गया। जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था उस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सदन से आउट था और जितने भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहलाते हैं, ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोई भी सेकुलर पार्टी कहने वाला आदमी आके ये नहीं बोला कि ये काला कानून, वक्फ संशोधन बिल का जो काला कानून मुसलमानों के माथे पर थोपा जा रहा है, गलत हो रहा है। कोई भी नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, संथाली का नेता है, हरिजन का नेता है, जाट का नेता है, क्या कहते हैं कि वो पंजाबी का नेता है, तो हमारा मुसलमान का नेता क्यों नहीं होगा? मेरा मुसलमानों का भी नेता होगा, मेरा हिस्सेदारी होगा। जब इस देश आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया है। 14,500 सिख भाइयों ने इस देश को आजाद किया है बलि दे करके। 8,500 दलित, महादलित भाइयों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। लेकिन इस देश में जो आरएसएस के लोग हैं, जो अंबेडकर का संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, इस देश का नक्शा को बिगाड़ना चाहता है। इस नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे। अंबेडकर का संविधान जब तक जिंदा है, हिंदुस्तान का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कांग्रेस से आहत हुआ और हमने सोचा कि जब मेरा मुसलमान के खिलाफ मेरा एक काला कानून बनता है, उसमें कोई भी बोलने वाला नहीं होता है। जो मेरा बोलता है हाउस में, एक ही सदस्य था, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आंख से आंख मिला करके, चाहे वो अमित शाह का हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का हो, पार्लियामेंट में आंख से आंख मिला करके बात करने का काम किया। और वो कहा कि ये काला कानून जो मुसलमान पर थोपे जा रहे हैं, ये गलत थोपे जा रहे हैं और ये जो काला कानून बना रहे हैं ये गलत है। आज अगर ओवैसी साहब पार्लियामेंट में ना होता तो ये काला कानून हम लोगों को पता भी नहीं चलता। ये काला कानून के तहत कब्रिस्तान ले लिया जाएंगे, मस्जिद ले लिया जाएंगे, दरगाह ले लिए जाएंगे, ईदगाह ले लिए जाएंगे, यानी सारा चीज सरकारी हो जाएंगे। और जो वक्फ में जो जमीन है, हमारा माँ बाप, दादा, परदादा, जो पूर्वज लोगों ने जो डोनेट किया है, उनका जमीन भी सरकारी हो जाएंगे। और किसी दिन पता चला कि मुसलमानों का कब्रिस्तान में चाहे तो अडानी को दिया जाएगा या मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। तो ऐसे काला कानून बनाने वाला तो बनाया ही, जो जिस पार्टी में हम थे वो विरोध तक नहीं किया। इसके लिए मैं आहत हो गया कि ऐसे पार्टी में हमको नहीं रहना है जो मुसलमानों को वोट बैंक समझता है और मुसलमानों का हक के खिलाफ कानून पास होता है और एक शब्द नहीं बोलता है। और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस दिन हाउस से आउट रहता है। इसलिए हम आहत होकर के हमने सोचा कि नहीं, जो मुसलमान का बात करता है, जो मुसलमान का हक का बात करता है, जो मजलूम का बात करता है, जो दलित महादलित का बात करता है, मैं उस पार्टी में रहूंगा। इसलिए हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी ज्वाइन किया।
सर मैं आगे जानना चाहूँगा कि एआईएमआईएम पार्टी जो है सीमांचल में बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस पार्टी को जो है यहाँ के नौजवानों का, यूथ का बड़ा समर्थन रहा है। और जब हम यूथ और नौजवान की बात करते हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इस समस्या को लेकर आप इतने सालों तक विधायक रहे और आपके पास हर तरह के तजुर्बे हैं, तो आगे इन नौजवानों को जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहीं अगर रोजगार मिले तो इस सिलसिले को लेकर आप किस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीमांचल में कम से कम हम लोगों का 10 सीट आए और पूरा बिहार में हम लोगों का 20 से ऊपर सीट आए, ताकि देखिए बिहार में बीजेपी छोड़ करके कोई भी सरकार बनाए, चाहे वो लालू का बेटा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी सरकार बनाए, बगैर एमआईएम का सरकार नहीं बनेगा। और बगैर एमआईएम का समर्थन से वो चाहता है कि सरकार बना लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस दिन हमारा भागीदारी होगा सरकार में, उस दिन हम सीमांचल वासियों को हमने रोजगार देने का काम करेंगे और उप मुख्यमंत्री का जब तक हम लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग उस सरकार का बहिष्कार करेंगे। जब हमारा सरकार में भागीदारी रहेगा तो हम सीमांचल का बात करेंगे और सीमांचल में जो मजलूम है, नौजवान है, यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको रोजगार दिलाने के लिए काम करेंगे। हमने 4 टर्म एमएलए रहा तो हम विपक्ष में 4 टर्म विपक्ष में रहा, इसलिए मौका नहीं मिला कि सरकार में हमको मौका मिला और हम यहाँ के लिए कुछ करें। इस बार हमको मौका मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एमआईएम के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट लाने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह और मजबूती से सरकार में रहेंगे और मजबूती से सीमांचल का हक का बात करेंगे। सर जैसे कि आप जब यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए आप हर तरह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो सर उसके साथ साथ जो है अगर किसी को अच्छी रोजगार मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, तो उसके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विदाउट एजुकेशन दे कैन नॉट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब, ऐसे कहा जाता है। तो शिक्षा के लिए आप किस तरह के जो है ओपिनियन रखते हैं, व्यू रखते हैं? देखिए, पहला तो शिक्षा के माध्यम से काम होगा, क्योंकि शिक्षित, आप सही बोले, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमको रोजगार या नौकरी कैसे मिलेगा। ये बात सही है कि शिक्षा को उठाने के लिए, जैसे हमारा किशनगंज में ये एमयू का शाखा खुल गया है, उसका तब तक बन रहा है। उसके बाद हम चाहेंगे कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुले। जैसे ओवैसी साहब ने टेरागाछ में वादा किया था कि हमारा पार्टी जीतेगा, हमारा कैंडिडेट जीतेगा, तो हम ओवैसी साहब खुद बोल रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज टेरागाछ में देंगे और उन्होंने सरकार से बात कर टेरागाछ को डिग्री कॉलेज देने का काम किया। इसी तरह से अगर हमारा सरकार में भागीदारी रहा तो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेगा और उस डिग्री कॉलेज के माध्यम से शिक्षित बढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेंगे और उसके माध्यम से जब शिक्षित हो जाएंगे हम, तो हम जॉब भी करेंगे और सरकार नई सरकार बनेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि रोजगार किशनगंज जिला में मिले। सर मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो एआईएमएम के कार्यकर्ता है, जो कोर वर्कर है, वो कहीं ना कहीं जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसगाइड की वजह से कंफ्यूज है। तो उन कार्यकर्ता को आगे विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने के लिए, जोड़ कर रखने के लिए आप एआईएमआईएम के कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हो? देखिए, एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकदम टाइट हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए टाइट हैं। अब कुछ एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को प्रत्याशी कहलाते थे, अब सवाल है कि एक विधानसभा में एक ही टिकट देगा, 10 टिकट तो बांट नहीं सकता है। इसलिए पार्टी का फैसला को मानना चाहिए और कोई स्वार्थी अगर एमआईएम में लोग जुटे हुए हैं, उसके लिए परेशानी है। तो जो परेशानी अगर व्यक्तिगत फायदा सोच करके अगर इस पार्टी में है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे। लेकिन जो एमआईएम में जुड़े हुए हैं, जो इस देश के बारे में सोचता है, जो सोचता है कि हमारा आदमी पार्लियामेंट में हो, हमारा आदमी विधानसभा में हो, ताकि आपका हक का बात पुरजोर तरीका से, जैसे हमारे एक एमपी हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हिला करके रखता है लोकसभा में, हमारा विधानसभा में एक ही एमएलए जो अख्तरुल ईमान साहब है वो हिला करके रखता है। तो आने वाला समय में जब हम लोग 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 एमएलए हो जाएंगे तो सरकार पर हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह। सर मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि पार्टी जो है जनता से बनती है और जनता का समर्थन उस इंसान को मिलता है जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन चुनाव की बात हो रही है, लोकतंत्र है और
जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे अलग अलग पार्टी से आपको हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए। तो ऐसे विरोधियों का, ऐसे जो आपके ओपोनेंट होंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव से पहले? भाई इलेक्शन सबको लड़ेगा, सबको अधिकार है, तय जनता करेगा। जनता किसी को भी उठा के फेंक सकता है, जनता किसी को भी बैठा सकता है। इसीलिए इसमें हमारा लड़ाई ये शरीर का ताकत से लड़ाई नहीं होता है। जनता फैसला करेगा किसको जिताना है, किसको हराना है। इसीलिए हमारा ताकत, हमारा रणनीति काम नहीं करेगा। जनता जिसे चाहे जिता दे, जनता जिसे चाहे हरा दे। जैसे जनता ने क्या कहते हैं एमआईएम के कैंडिडेट को बहादुरगंज विधानसभा में जिताया था, 85,000 वोट आया है एमआईएम के कैंडिडेट को। अब एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक हैं, वो अपने आप को राजद के पास 6 करोड़ में बेच देने का काम करता है। तो जनता ने बगावत नहीं किया है, जिस कैंडिडेट को जिताया वो भागा है। इसलिए जनता जो है 85,000 वोट दिया था। इंशाल्लाह हमको लगता है कि इस बार ज्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि जनता आक्रोश है कि हमने जिसको जिताया वो भाग गया, पैसा लेकर के बिकने का काम किया। इसलिए जनता आक्रोश है कि जो हमसे गद्दारी किया है हम उसको मिटा के छोड़ेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि चुनाव में जो है जनता तय करेगी कि किसे विधायक बनाना है, किसे हराना है, और चुनाव से पहले जनता तक आपके क्लियर विजन क्या है, मिशन क्या है, आप किन मंशा से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आप इस इंटरव्यू के जरिए जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो है वो आपसे बने रहे, जुड़कर रहे, और आपको जो है भारी मतों से, वोटों से जिता करके सदन भेजे, ताकि उनकी आवाज बनकर आप जो है उनकी भलाई का काम करें? देखिए, मेरा खुली किताब है। जनता ने देखा बहादुरगंज विधानसभा में एक भी सब स्टेशन नहीं बना। हमने जो 5 सब स्टेशन बनाया, टेढ़ागाछ में बगुला हागी में हम सब स्टेशन बनाया, बिजली सब स्टेशन। दिघल बैंक में पत्थरकट्टी सब स्टेशन बनाया। बहादुरगंज में 2 नगर में 2 सब स्टेशन बनाया। अल्ताबाड़ी में पावर सब स्टेशन बनाया, बिजली सब स्टेशन। 5 हमने ऐसा पावर स्टेशन बनाया जिससे बिजली देहाती क्षेत्र में मिलने का काम करे और मिले। और ऐसे ऐसे रोड बनाए जिसका चौड़ीकरण हुआ है, जैसे नसीमगंज से गांगी, जैसे नवाबजाकिर बनगांव से जनता, जैसे लोहागड़ा से ये क्या कहते हैं कि जनता तक, और जैसे लौचा हाट से बिशनपुर। हमने ये चौड़ीकरण का काम किया। आप इस 5 साल में एक भी रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ है, और जितना भी काम हो रहा है वो मेरा अनुशंसा था। आज जो भी लोग कह ले, आप देखिएगा हमने 104 मदरसा बिल्डिंग भवन बनाने का काम किया। हमने 72 या 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया। और आप उनसे पूछिए जिनको एमएलए बनाया हमारा बहादुरगंज विधानसभा के लोग, ना वो एक मदरसा में एक फंडिंग किया है, ना ही वो एक भी कब्रिस्तान घेराबंदी किया है, ना ही बिजली के समस्या में एक भी सब पावर स्टेशन बनाया। और यहां तक के आज जो बहादुरगंज टू टेढ़ागाछ रोड हमने बनाया था 2005 में, उस रोड में एक टेलर गिट्टी से भी वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाया। और आज हालात ये है कि बहादुरगंज टू टेढ़ागाछ जो रोड है ये खंडर में बदल चुका है। और हम समझते हैं कि पूरे बिहार में ऐसा रोड होगा जो बहादुरगंज से जो टेढ़ागाछ पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो रोड इस तरह का हालात है। तो ये दर्शाता है कि आप कमजोर एमएलए हैं, आपके क्षेत्र में बिजली नहीं रहता है, आपका क्षेत्र का पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं बनता है, आपका क्षेत्र में एक भी कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं हुआ, आपका क्षेत्र में एक भी मदरसा में मदरसा भवन नहीं हुआ, आपका क्षेत्र में कोई भी केस होता है, सांप कट्टी केस होता है, एक्सीडेंट केस होता है, तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और मेरे वक्त में तो एक भी पोस्टमार्टम नहीं होता था, आपके वक्त में तो कब्रिस्तान से भी लाश उठा जाता है। यही सब लोग देखेंगे। लोग देखेंगे कि पदाधिकारी जो आज नंगा नाच कर रहा है, चाहे वो थाना में हो, अंचल में हो, हॉस्पिटल में हो, रजिस्ट्री ऑफिस में हो, नंगा नाच हो रहा है, खुलेआम रिश्वतखोरी हो रहा है। ये सब जनता देख रहा है। जनता पर मुझे विश्वास है। जनता सर्वोपरि है, और जनता जो है जो फैसला करता है वो सही फैसला करता है। सर, मैं आगे जानना चाहूँगा कि इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया जो है, उन्होंने जो है आनन फानन में एक फैसला ले लिया कि बिहार राज्य से एसआईआर की शुरुआत की जाए। और एसआईआर का पहला फेज कंप्लीट करने के बाद इस तरह पता चल रहा है कि लगभग 65 लाख लोगों की जो है वो वोट कट गई है। तो ये एसआईआर को लेकर के आप किस तरह के राय रखते हैं? ये कोई साजिश है, मंशा है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सही रणनीति है?
सबसे पहली बात एसआईआर जो आज गठित हुआ है और जिसके वजह से चुनाव आयोग काम कर रहा है क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा साजिश है। ये केंद्र सरकार का साजिश है और बिहार सरकार का मिली भगत से ये चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर करा रहा है। ये इसको कहिए तो ये एनआरसी का ही दूसरा रूप है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग कोई भी नागरिकता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये हिंदुस्तान का कानून में, आप सुप्रीम कोर्ट 2003 में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव आयोग किसी भी नागरिकता पर ये सवाल नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी, चाहे वो कोई भी आदमी है, नागरिकता पर सवाल नहीं कर सकता है। आप चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए, आप ईवीएम से कराइए या आप वो बैलेट पेपर से कराइए। आपको पावर दिया गया है चुनाव कराने के लिए। ये फैसला नहीं दिया है आपको कि कौन इंसान बांग्लादेशी है, कौन इंसान पाकिस्तानी है, कौन इंसान बर्मा का है। ये आपको अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में बहुत सब एजेंसियां हैं, रॉ है, क्या कहते हैं वो, सीबीआई है, ईडी है, बहुत सब सारे एजेंसियां हैं। इनका काम है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बर्मा का है। उनका काम है वो खोज के निकाले और उसको जेल का हवाला करे। किसी नागरिकता पर सवाल आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग को इसको वापस लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो कोर्ट के माध्यम से वापस लेना पड़ेगा। वो किसी भी हालत में किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट सकता है। अगर काटा भी है, काटता भी है, तो इसमें हम लोग कोर्ट जाएंगे। बहुत सब मामला में कोर्ट भी गए हैं, इस मामले में भी एमआईएम कोर्ट गया है और कोर्ट से हम लोग को निष्पक्ष फैसला भी मिलेगा। लेकिन नागरिकता पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। सर, जो कानून के जानकार है उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र के न जाने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डरे हुए हैं कि शायद हमें कहीं और भेज दिया जाएगा, शायद जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। तो उन्हें आसान भाषा में क्या कहना चाहेंगे ताकि वो किसी भी तरह के भय डर को अपने अंदर ना रखे और हर तरह से चुनाव त्यौहार है और इसमें हर कोई शामिल होकर के जो है लोकतंत्र का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा उसका उंगली काट देंगे हम। लेकिन यह है कि चुनाव आयोग साजिश कर रहा है, उस साजिश का हमको जवाब देना है। हम डॉक्यूमेंट के माध्यम से, हम अपना दस्तावेज के माध्यम से हम उसको जवाब देंगे और चुनाव आयोग इसमें वो फेल हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं अपने नागरिक को कहूंगा कि आपको भी जो 13 कॉलम है, इस 13 कॉलम में आपके पास कोई ना कोई कागज होगा ही, कम से कम बिजली बिल तो होगा ही, आपको देना है। वो जितना साजिश करे, इसलिए आपको देना है, आपको तैयार रहना है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। कोचाधामन के किसान नेशनल कॉलेज में जो है तेजस्वी यादव जी ने एक ऐलान किया, वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? झूठ बोल रहा है वो। उनका सरकार 18 महीना का सरकार रहा और वो ठाकुरगंज में अपने भाषण में कहा था कि हम एक आयोग गठन करेंगे जो सीमांचल विकास मोर्चा। आज वो 18 महीना जो रहा सरकार में, वो सीमांचल के लिए क्या किया? इसलिए तेजस्वी यादव जी को कहिए कि घोषणा कम करे और काम ज्यादा करे। और मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले ये ख्याल रहे कि वोट बैंक तो समझते हैं आप एमआईएम आपसे हाथ मिलाने का कोशिश किया तो आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ाया है एमआईएम। तो आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? आपको मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान का नेता आपसे अगर मिल करके लड़ना चाहता है तो ये बगावत है। तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो एमआईएम को साथ में लेके चलिए, नहीं तो खाता खुलने वाला नहीं है आपका। जैसे एआईएमआई की तरफ से जो है हाथ बढ़ाने का काम किया गया कि गठबंधन में हमें भी शामिल किया जाए, तो जाहिर सी बात है उधर से कुछ तो रिस्पॉन्स आया होगा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के रिस्पॉन्स वो दिए और या फिर क्या वजह हो सकती है कि महागठबंधन में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं लेकिन एआईएमएम को जो है जगह देने के लिए तैयार नहीं है? कोई वजह नहीं है। वो जानता है कि यादव 13% है और मुसलमान 17% है, तो हम तो परसेंटेज के हिसाब से सीट मांगेंगे। हम परसेंटेज के हिसाब से मुसलमानों को टिकट देना पड़ेगा। उसी वजह से वो हम लोगों को गठबंधन में शामिल नहीं कर रहा है। मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों को हक देने का काम नहीं करेंगे। ये तेजस्वी जी का परफॉर्मा है। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान बुर्बक है? बुर्बक नहीं है। जो दिन था वो चला गया। अब मुसलमानों का जो हक का बात करेगा उसी के साथ मुसलमान रहेगा। आप 13% हैं, हम 17% हैं, उसी हिसाब से हम टिकट लेंगे। आप हमको अगर गठबंधन में शामिल करते हैं तो उसी हिसाब से टिकट लेंगे।
इसीलिए वो शामिल नहीं करना चाहते हैं कि ये तो हक का बात करेगा, इसलिए शामिल नहीं करना चाहते हैं। अगर मुसलमानों का हक के लिए अगर वो बात करता तो वो अपने आप को घोषणा करता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे, और हम 13% यादव हैं, 40 ये क्या कहते हैं 17% मुसलमान है, तो कम से कम 40 टिकट मुसलमानों को देना पड़ेगा उसको। अगर मुसलमान को 40 टिकट मुसलमान को देता है तब हम समझेंगे कि वो मुसलमान का हितैषी है। सर, जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम को यहाँ बड़ी कामयाबी मिली, 5 विधायक जो है जीते, लेकिन आगे चलकर जो है उसमें से 4 विधायक एमआईएम का दामन छोड़ के आरजेडी में शामिल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह रहेगी? पैसे की बदौलत या फिर किसी और तरह की रणनीति के साथ उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया गया? नहीं भाई, खरीद बिक्री हुआ है, इसमें साफ स्पष्ट है, खरीद बिक्री हुआ है, लेकिन नेता को खरीदा है राजद, समझ गए? पब्लिक को खरीद नहीं सका है। पब्लिक कल भी एमआईएम था, आज भी है, आने वाला कल में भी एमआईएम रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि खरीद बिक्री हुई है, और जाहिर सी बात है कि वो सारे एमएलए जो है फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो जो भी चुनाव लड़ेंगे, जो भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, तो वहां की जनताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये संभावना नहीं है, खरीद बिक्री ही हुआ है। बस जनता को इतना ही कहेंगे कि भाई एमआईएम का साथ आइए, और हम लोग सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान लेवल में हम लोग काम करेंगे, और एमआईएम अपना जो हक है उसका हक मांगने का काम करेंगे। हम सिर्फ मुसलमानों का बात नहीं करेंगे, जो मजलूम है, दलित महादलित, उसका भी हम हक का बात करेंगे। हम जो मजलूम मुसलमान है, जो मजलूम महादलित दलित है, उसका हम काम करेंगे, और उसका हक जो छीना जाता है उसको हम लोग छीनने नहीं देंगे। सर, मैं आगे जानना चाहूंगा कि विधानसभा आगे मैं जानना चाहूंगा कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले जो है कई मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में जो है उम्मीदवार उतरते हैं। तो आप अगर मानिए कि एक छोटा सा रील वायरल होता है, तो 4 शब्दों में आप जनता को क्या कहेंगे कि मैं इन मुद्दों पर जो है अगले 5 साल आपके लिए काम करूंगा? सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में लाया जाए। अगर हमारा सरकार बनता है, हम अगर सरकार में भागीदारी रहेंगे, बीजेपी छोड़ करके जो भी सरकार बनाए उसका साथ में कर रहते हैं, तो पहला मेरा मांग रहेगा एनेक्सर 1 में सुरजापुरी बिरादरी को लाया जाए। दूसरा मांग रहेगा कि हमारे जो किशनगंज के लोग जो बाहर जाके खटते हैं, ये दिल्ली, पंजाब, मद्रास, हैदराबाद, विदेश, दुबई, सऊदी अरब, तो हम चाहेंगे कि यहाँ रोजगार बैठाया जाए, फैक्ट्री बैठाया जाए, ताकि हमारा लोग यहीं उसको रोजगार मिले, ताकि अपना बाल बच्चा से यहीं भेंट भाट हो, दिन भर अपना काम करे, शाम में अपना जाके घर में अपना बाल बच्चा से अपना सो के रहे। तीसरा मांग ये रहेगा कि हमारे जो क्षेत्र में किशनगंज जिला के लोग सबसे ज्यादा कैंसर बीमारी से पीड़ित है। आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो किशनगंज में सबसे ज्यादा कैंसर बीमारी पाया जाता है। तो हम चाहेंगे कि बड़ा एक हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल किशनगंज में खुले, ताकि ये जो अगल बगल का जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो इलाज के बगैर मर जाते हैं, जो बम्बई टाटा नहीं जा पाते हैं, जो दिल्ली एम्स नहीं जा पाते हैं, उसके लिए इलाज किशनगंज में खुले। मेरा मांग वही रहेगा कि ये कैंसर हॉस्पिटल खुले। और तीसरा जो मांग है, जो वो मांग है मेरा, जो किशनगंज से ठाकुरगंज, किशनगंज से बहादुरगंज होते हुए दिघल बैंक तक एक 4 लेन बने, जिसको रीढ़ कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो किशनगंज से बहादुरगंज, बहादुरगंज से दिघल बैंक, ये आपको लगभग 27 किलोमीटर रोड है। इस 27 किलोमीटर रोड हमको लगता है कि किशनगंज जिला का रीढ़ है। और किशनगंज से जो ठाकुरगंज है, ये भी लगभग 20 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर है। ये भी कहिए तो किशनगंज का जिला का एक रीढ़ है। तो ये 4 लेन का काम हो, हमारा सरकार में अगर भागीदारी हो, तो ये 4 काम मेरा पहला मुद्दा रहेगा। उसके बाद तो क्षेत्र में रोड है, घाट है, बिजली है, बिजली का समस्या है। उसके बाद जो भ्रष्टाचारी बढ़ा है उसमें लगाम पहनाने का काम करूंगा, और मेरा जनता का जो छूटा हुआ काम है उस पर मैं ध्यान देने का काम करूंगा। सर, जैसे अभी आपने कहा कि अगर सरकार में हमारी भागीदारी हो,
तो चुनाव से पहले आपकी तरफ से पहल किया गया और प्रपोजल भेजा गया कि हमें महागठबंधन में शामिल किया जाए। मानिए चुनाव हो जाता है और आपको बहुत सारी सीट मिलती है, जितने सीटों की आप जो है उम्मीद लगाए हुए हैं, और तब सरकार बनाने में कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पड़ती है, तो तब आपका स्टैंड क्या हो सकता है, आपके पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है? बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। उसको, बीजेपी को रोकने के लिए हम समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। भारी समर्थन ही सही, लेकिन हम बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।